You are live. Okay. Very good evening. Yes. Yes. I am also. I was also waiting, Lilu, for coming on live. Anyway, I'm here, and this is as promised. So this will be the part two of June 2015 paper two. Right. कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो at least maybe because of a lot of explanation we were in a position to do only 24 questions. So we are still left with 26 questions and we will be doing that now. यस, अ वेरी वार्म वेलकम, सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में बायजूस एग्जाम प्रेप, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। राइट। सो यस, कैसे हैं आप सब? ऑल फाइन? हेलो निर्मल, यस आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? डबल ट्रिपल ए, रणधीर, ध्रुवश्रुति, शीतल, निर्मल, रमा, एवरीवन। एम आई ऑडिबल? ऑल फाइन? यशवंत? चलिए, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस सेशन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसे कल बात किया था, सो वी विल बी डिस्कसिंग द एफआरबीएम एक्ट फर्स्ट, राइट। सो जैसे मैंने बताया था, तो नाउ दिस इज द टाइम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एफआरबीएम एक्ट 2003। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो एक्ट है, सबसे पहले दिस बिल वाज actually introduced in parliament in the year 2000, right, during honorable अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे ये एनेक्ट किया, ये डाला गया था, ये बिल पेश किया गया था, एंड दिस बिकेम एन एक्ट इन द ईयर 2003, राइट। सो बेसिकली इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज लाइक रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिशिएट, द परसेंटेज, द फिस्कल डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट, ये सारे जो है वो जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से इसको दिखाना चाहिए था। दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी जो है वो पेश किया जाएगा, एंड दैट विल दैट विल गिव यू अ 3 इयर्स स्पेस। 3 साल के लिए मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी किया जाएगा कि कितना टारगेट है, कितना टैक्स है, कितना नॉन टैक्स रिसीट्स होगा, ये सारा कुछ था। अर्लियर जब ये 2003 में आया था, तो इनिशियली द प्लान वाज टू रिड्यूस, टू ब्रिंग डाउन द फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ द जीडीपी, और ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था 3 साल के अंदर। तो 2003 में ये लाया गया और 2007-8 में ये होने वाला था, राइट। बट बहुत बार इसके बाद ये पोस्टपोन किया गया। सो जो डेडलाइन 2007-8 की थी, वो डेडलाइन आज 2021-22 की है, और उसको और फर्दर एक्सटेंड करके 2024 और 25 कर दिया गया है। सो आई रिपीट, इनिशियली 2003 में ये जब टारगेट आया था, 3% ऑफ द जीडीपी फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है। उसके बाद बहुत बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इसमें, राइट। एंड एवरी टाइम अमेंडमेंट नहीं, आई विल रादर से कि डेडलाइन हो गया है, डेडलाइन पुश किया गया है। सो अर्लियर द इनिशियल डेडलाइन जो 2007-8 की थी, तब तक 3% ऑफ द जीडीपी आ जाना चाहिए था फिस्कल डेफिसिट को, वो अभी 2020-21 तक आ चुका है। और इसके आगे अभी जो रिसेंटली 2021 का जो बजट पेश किया गया था, उसमें इसको 2024 तक बोला गया है, राइट। सो वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस। In the financial year 2021 budget, you can see this is 3.5, right, under FRBM एक्ट। तो सबसे पहले दो काम किए गए। एक तो ये जो 2007 का 8 का डेडलाइन था, इसको पीछे कर दिया गया है, जो कि 2020-21 में था। ये मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूं अभी। सो एज ऑफ नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट 2021, 2020, 2021, राइट। और इसके बाद क्या हुआ, ये 3% की जगह पे इसको कर दिया गया है 3.5। नाउ व्हाई इट इज 3.5? इट इज नॉट कि एडिशनल कर दिया गया है, इट वाज ऑलरेडी मेंशन कि जब भी कोई एक्सीजेंसी आएगी, पेंडेमिक आएगा, वॉर टाइम आएगा, तो 0.5 परसेंटेज पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ 3% इट कैन बी 3.5 परसेंटेज। ये पॉइंट है इसका, राइट। अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में। हुआ क्या कि इस टाइम पे कोविड 19 का सिचुएशन था, और आपको पता है कि जो जीडीपी फाइनेंशियल जो जीडीपी आया, जो फाइनेंशियल डेफिसिट्स आए, दैट वाज अराउंड लाइक 9.3 परसेंटेज, राइट। और इसके बाद फिस्कल डेफिसिट जो था टारगेट किया जा रहा था 6.8 पे, और अभी जो मैं अभी आपको बताया कि 2020-21 से लेके 2024-25 तक इसको रिड्यूस करके 4.5% पे लेके आने की बात चल रही है। सो नेक्स्ट 4 इयर्स, राइट, 22-23, 23-24, 23-25, तो ये 3 साल के अंदर, दैट इज अ मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। दिस इंडिकेट्स दैट बाय 24-25 द बजट फिस्कल डेफिसिट विल बी reduced to 4.5 परसेंटेज। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज हियर। नाउ इसका थोड़ा हम रेट्रोस्पेक्टिव मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव चलेंगे।
सो आने वाले 3 स्लाइड जो है ये आपको अलग-अलग साल का मेजर टर्निंग पॉइंट्स बताएंगे। सो पहला जो है दैट इज ऑफ द ईयर 2003, जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू आई विल टेल यू, एंड देन व्हाट हैज हैपेंड इन द बजट 1920, then what has happened presently, right, by the fiscal FRBM Act committee members, जो कि मैं पहले भी कल बात कर रहा था एनके सिंह कमेटी की बारे में, that is what the point. So we are going to discuss more about this. So these are the 3 points and उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, right? Okay, so एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आते हैं कि what was the primary objective. The primary objective was the elimination of revenue deficit. ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इकोनॉमिक्स के नेट के पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, लेकिन अभी कुछ टाइम से दे आर नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन, मे बी बिकॉज ऑफ फर्दर जो डेडलाइंस आ रही हैं वो पोस्टपोन हो रहा है, इसकी वजह से दे आर नॉट आस्किंग दिस, बट रिमेंबर ये कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफआरबीएम एक्ट 2003 का जो ओरिजिनल था, दैट वाज बेसिकली टू एलिमिनेट आरडी, दैट इज आरडी शुड नॉट बी देयर, 0% of the GDP, and fiscal deficit should be brought down to 3% of the GDP, right? इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन थे, जैसे मैंने यहाँ पे 3 मेन लिखा हुआ है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ द फिस्कल मैनेजमेंट विद द कंट्री, ensuring equitable distribution. This is something that you can read it. The more important is to express the fiscal deficit, revenue deficit, primary deficit as a percentage of GDP. That was one of the point, major point, right? तो ये एक important point हो गया, ये original point थे, right? So RD 0 होंगे और FD 3% होगा GDP का। अब आते हैं 2019-20 का, मैं बीच की बातें नहीं बोल रहा बिकॉज ये बार बार पोस्टपोन हुआ है, तो यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है इसकी। सो द इंटरिम बजट जो कि पेश किया गया था 2019 में, ये दैट इज कोविड-19 पेंडेमिक से पहले, राइट? उस टाइम में अगर आप देखें, वी वर वेल ऑन टारगेट, दैट इज 3.4, हालांकि 3 होना चाहिए था, 3.4 of personal GDP was the fiscal deficit, right? 1920 the expenditure rises by this, and this was the situation, 35.6 allocation हुआ है, ये अभी बहुत बढ़ गया है, right? ये अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये कैसे ये आगे बढ़ा है, तो दैट इज द सेम पैरामीटर जो मैं आगे लेके जाने वाला हूं। ये व्हाई दिस एलोकेशंस आर शोन हियर, एलोकेशन बिकॉज दिस इज द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो एलोकेशन किया गया है, 35.6% इंक्रीज इन द एलोकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द एससीज, 28% फॉर द एसटीज, ये जो है एक्सपेंडिचर पे दिखाया जा रहा है, एक्सपेंडिचर पे इसका बर्डन पड़ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ आई थिंक काइंड ऑफ रीजन जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3.4% ऑफ जीडीपी पे है, राइट? रिमेंबर दिस इज नॉट येट, पेंडेमिक हैज नॉट टर्न आउट दिस इन दिस केस। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट वाज 9,000 करोड़, एंड 90,000 करोड़ इज बेसिकली जहां से अगेन हम इस पे टारगेट कर रहे हैं 3.4% पे, ये पॉइंट था। नेक्स्ट आते हैं जो रिसेंट अभी चेंजेस हुए हैं, अभी रिसेंट जो इसमें पॉइंट आया है, दैट इज द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द फिस्कल डेफिसिट टू 3% बाय 31 मार्च 2021। दिस इज अगेन 2021 के केस में चल रहे हैं हम, 2020-21 में गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द डेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू 40% ऑफ द जीडीपी। दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग एज ऑफ नाउ ऑल्सो। बीच में बहुत सारी ऐसे रिकमेंडेशंस आई, वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन वाज फ्रॉम एनके सिंह कमेटी, दैट वाज बेसिकली सेट अप टू रिव्यू द एफआरबीएम एक्ट, राइट? क्या क्या हो सकता है, क्या ये सही है, क्या और चेंजेस आ सकते हैं, क्या और करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, सो मेनी अदर थिंग्स वर टेकन केयर ऑफ दिस। सो द रिकमेंडेशंस जो एनके सिंह कमेटी का, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ कमेटी, रीड दैट द गवर्नमेंट मस्ट टारगेट अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3%, ये बिल्कुल वही रहा है जो पहले भी था, राइट? एंड सब्सिक्वेंटली कट इट टू 2.8% इन दिस एंड 2.5% इन 2023। अब यह याद रखिएगा कि ये वाला जो रिकमेंडेशन आया था, ये आया था 2016 में, मच बिफोर, मतलब आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। 7 साल पहले ये बोला गया था कि 3% पे जीडीपी होना चाहिए, 2.8 पे आप लेके जाइए उसको 2020-21 तक, और 2.5 पे चले जाइए 2023 तक। अब ये पूरा चेंज हो गया है बिकॉज पेंडेमिक हिट द सिचुएशन, राइट? टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज 6.8। अब देखो कैसे चेंज हो गया है, तो ये है मेजर टारगेट्स एंड द बजटेड थिंग जो आपके सामने आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द यूनियन बजट 2021, राइट? पीआरएस रिपोर्ट से लिया है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, फॉर 4.6, 9.5 फिस्कल डेफिसिट किया गया, एंड बजटेड ये था। अभी 2022 का बजटेड 31 मार्च तक का
दिस इज द पॉइंट, राइट। रेवेन्यू डेफिसिट एलिमिनेट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी रेवेन्यू डेफिसिट इज 5.1, दैट वाज ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड इट वाज 7.5, राइट। सो आई थिंक दिस इज व्हाट द एंटायर सिचुएशन इज। आपको क्या याद रखना है कि ये वाला याद रखिए, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, प्लीज नोट इट, याद कीजिएगा इस पॉइंट को। और इसमें से 123% चेंजेस एक्सपेंडिचर, जो मेजर मेजर एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, वो यहाँ पे लिख दिए जाते हैं, ताकि जस्ट ये बताने के लिए कि फिस्कल डेफिशिएंट जो है वो जस्टिफाइड हो रहा है इस जगह पे। सो 123% इज सीन इन द एक्सपेंडिचर एलोकेटेड फॉर द जल जीवन मिशन, right? The budget allocation for the welfare has of the women has seen a drop of 26% in comparison to the previous year budget. 52.7, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था 40%, this is 52.7%, 50% in case of ST. So this was earlier 28% and 35%, अभी वो चेंज होके इतना हो चुका है। The allocation for the northeastern region has been increased by 32.7%. So these are the major highlights of the FRBM Act, और जिसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। So now I think this should be very clear to all of you. आपको याद क्या क्या करना है, मैं एक थोड़ा ग्रीन कलर से इसमें मार्क कर देता हूं, आपके सभी के लिए ये अच्छा रहेगा। सो दिस पैराग्राफ, प्लीज रिमेंबर दिस, कमिटी ऑन एफआरबीएम एक्ट बाय एनके सिंह, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट इज दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अभी का रीसेंट डेटा है। ये थर्ड नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, राइट, एंड द फर्स्ट वन एब्सोल्यूट नंबर याद मत कीजिएगा। ओके, देन यू हैव दिस पॉइंट, कहां गया इसके बाद ये वाला। सो अर्लियर 2009-19 में क्या था, एक बार जस्ट इसका 3.4 याद रख लीजिएगा, एंड दैट्स इट। इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, 2019 का पुराना हो चुका है। एंड दिस पैराग्राफ, दिस पेज का जो भी मैंने हाईलाइट किया है ये याद कर लीजिएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एफआरबीएम एक्ट 2000 आ गया। क्लियर? इज इट क्लियर? ऑल फाइन? ऑल थ्रू? एनी डाउट? एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क? एससी मीनिंग शेड्यूल्ड कास्ट, एनके सिंह का तो नाम है, एनके सिंह का नाम क्या है? Meaning of revenue deficit. Revenue deficit is basically what? I think please refer to one of the video on Indian economics that where I have discussed all this. It is not about one particular topic. Revenue deficit हो गया, fiscal deficit हो गया, effective revenue deficit हो गया, primary deficit हो गया. Please refer to my Indian economic video available on YouTube, and you can get all this formula along with the revenue deficits, right? Please go ahead with that. Okay, so let's start with today's session, right? Okay, this was the question again. कल भी लीलू कह रहे थे कि सर 25th क्वेश्चन आप करवा दीजिए, आज हम कर रहे हैं, right? It's a matter of 23 hours. Now let's start with this. And interest rate in risk and interest rate risk. Interest rate में risk का मतलब क्या है? जब इंटरेस्ट रेट में रिस्क है तो इसका मतलब कहां से क्या 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 आ सकता है? तो इफ यू जस्ट रीड दिस, बिकॉज दिस इज नॉट अ, इट्स नॉट अ नोन जार्गन, ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है इंटरेस्ट रेट रिस्क। एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या है ऑप्शन में। When borrowers fails to fulfill the terms of loan contract, तो ये तो डिफॉल्ट हो गया, ये तो डिफॉल्ट है, राइट, डिफॉल्ट है, ये तो नहीं है। A rise in the interest rate will mean a fall in the value of the security in the secondary market. A rise in the interest rate will raise the value of the financial security in the secondary market when unintended inflation arises. Now, interest rate risk का जो यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब आता है, that is when we are basically talking about, yes, जी इतना ही कर लीजिए ऋचा जी, इतना ही काफी है, बिकॉज जो रिसेंट पॉइंट था मैंने उसके बारे में बात कर लिया, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट व्हाट यू कैन गो फॉर, राइट। ओके, गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पे when the interest rate is rising, so just think of it, when what is happening. So I don't have any options related to this. I know that it is not A, it is not D, it is not A, it is not D, right? Because this is rate of risk involved with interest rate. अगर अनइंटेंडेड इन्फ्लेशन अराइजेस होता तो वहां पे होता इंटरेस्ट अमाउंट, नॉट द रेट, राइट। फिशर इक्वेशन अगर लगाते हैं तो यहाँ पे रेट नहीं होगा, इंटरेस्ट अमाउंट होगा। सो अब देखते हैं बी या सी में से क्या होगा। सो जब राइज इन द इंटरेस्ट रेट होता है, when interest rate rises, so what does it mean? Interest rate rises, इसका मतलब है the bond prices will fall because there is always a negative relationship between the interest rate prices and the bond prices, right? जब bond prices कम हो गया तो यानी कि money demand for speculation will fall, right? Money demand for speculation fall हो गया है, और साथ ही साथ अब इसका मतलब क्या है, that the investment will fall because interest rate is rising, right? So this is implying that the value of the bonds or the value of the securities or the asset prices, it is going down, right? So a rise in the interest rate
will mean a fall in the value of the security in the secondary market, bond, shares, debentures, in सबका. So this is the right answer. An increase in the interest rate will raise the value of the financial. It cannot raise it, right? That is what the relationship, negative relationship between interest rate and the bond prices. Right. So what is the relationship between the interest rate and bond price? It is negative. What is the relationship between interest rate and bond yield? It is again positive. So that is what the point is. So this is the answer B. राइट. रिमेंबर, ये कोई जार्गन नहीं है, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है जिसका हमें मतलब पता होना चाहिए. तो ऐसे क्वेश्चंस का ऑप्शंस पढ़ के ही आंसर निकल के आएगा. राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द आंसर. दिस इज बी. In the classical macro system, money determines which of the following. So macro system classical की बात चल रही है. This is the case of MB is equal to PY, right? And in the long run, since the classical macro system is in the long run, so velocity of money and the GDP is full employment, so both of them are constant. Any rise in the money supply will increase the prices. So that is what the point. So money determines which of the following. Money determines the prices, nothing else, right? Okay, so it is D. Next, when nominal GDP is 11,000 crores and real GDP is 10,000 crores, GDP deflator is what? देखिए, ये क्वेश्चन के साथ साथ मुझे एक बात और याद आती है. इन द केस ऑफ इंस्टेंट इकोनॉमिक्स, जहां पे सिर्फ 15-15 मिनट में मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट किए थे, सो देयर वाज अ होल लॉट ऑफ द फर्स्ट वीडियो ऑफ इंस्टेंट इकोनॉमिक्स जहां पे मैंने सारे सारे जीडीपी के फॉर्मूले बताए थे. जीडीपी पर कैपिटा, कैपिटल पर कैपिटा, कैपिटल लेबर रेशियो, पॉपुलेशन के इंक्रीज हो रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, सेविंग रेट इंक्रीज हो रहा है. सो जितने भी टाइप के परसेंटेज के फॉर्मुले थे वो सारा का सारा मैंने वहां पे करवाया. गिव योर 15 मिनट्स, इन्वेस्ट योर 15 मिनट्स. आई एम डेट श्योर दैट यू विल लव इट, यू विल लाइक दैट वीडियो. इंस्टेंट इकोनॉमिक्स, अमित चैटर्जी, जीडीपी ग्रोथ रेट, दीज आर द कीवर्ड्स. Anyway, getting back to this question, this is about the GDP deflator. So GDP deflator is basically the formula is nominal GDP upon real GDP into 100, right? So nominal GDP is what? It is 11,000 crores, 11,000 crores upon real GDP is 10,000 crores, 10,000 crores into 100. Crore gone, this 30 gone, this is 1010 gone, so it is 110. So this is the GDP deflator. What is the meaning of this? The meaning of this is there has been a 10% increase in the prices, यानी कि बेस ईयर के हिसाब से इस साल 10% का मुद्रास्फीति हुई है, यानी कि इन्फ्लेशन हुई है, महंगाई बढ़ गई है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट केस, इट शुड बी डी. इंडिया हैज अ बिग पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेफिनेटली यस, बिकॉज इंडिया के पास ऐसा एक विंडो है, 55 साल का विंडो, 2055 तक का ये विंडो है, जो कि 37 साल का विंडो है. 37 इयर्स तक ये डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब वर्किंग एज ग्रुप में इजाफा, यानी कि वर्किंग एज ग्रुप हैज इंक्रीज्ड. व्हाट इज वर्किंग एज ग्रुप? इट इज 15 to 64, राइट. सो 15 to 64 के जो एज ग्रुप के लोग हैं वो ज्यादा हो रहे हैं. व्हाई? बिकॉज द टोटल फर्टिलिटी हैज रिड्यूस्ड, राइट. ये हर एक कंट्री में आता है, लेकिन इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पे ये सबसे बड़ा टाइम के लिए है, 37 ईयर्स के लिए है. अभी इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था गुजरात के सेट में, जहां पे ये बोला गया था कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा डिविडेंड है. तो चाइना इज द नंबर 1. बट चाइना का अगर आप देखें, इंडिया में ऑन एन एवरेज आप बाहर जाके 10 में से 100 लोगों को मिलेंगे तो औसतम एज वहां पे आपको 28-29 मिलती है. चाइना में अभी ये एज हो चुकी है 39. यूएसए में, जापान में ये एज हो चुकी है समवेयर अराउंड लाइक 45-46, राइट. सो इंडिया के पास अभी भी वो यूथ जनरेशन है, राइट. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आता कहां से है? ये आता है एजुकेशन से, ये आता है वुमेन एम्पावरमेंट से, ये आता है क्वांटम एंड द टेम्पो इफेक्ट जब कम होता है फर्टिलिटी रेट का, राइट. टोटल फर्टिलिटी रेट जब कम होता है, 2.1 से नीचे आ जाता है, तब ये मिलता है, राइट. नहीं तो मुश्किल है. सो इंडिया को बहुत टाइम वेट करने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री के पास 37 इयर्स लॉन्ग विंडो नहीं मिला, इंडिया को मिला है. और इसीलिए इस दौरान जितनी भी ज्यादा, अगर इंडियन गवर्नमेंट जितनी भी ज्यादा स्किल डेवलपमेंट कर सकती है, वोकेशनलाइजेशन कर सकती है, एजुकेशन कर सकती है, स्किल मतलब जो भी यूथ के लिए है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सबसे बेस्ट टाइम है इंडिया के लिए. अगर एक ये 37 साल की विंडो अगर इंडिया सही से खेल गया, सो इंडिया बहुत आगे पहुंच गया. दैट इज व्हाट द पॉइंट. सो लेट्स बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. और आप देखिए सारे सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेट इट बी लाइक अभी जो रिसेंटली आया यूजीसी का, कि जहां पे डुअल डिग्री अलाउ कर दिया गया था,
किया गया है. So there are so many things, right? So it's a good time for all of you, including me also, because I am also in that category. Okay. So India has a big potential, definitely yes. India's population growth is declining, definitely yes. Right. Now reverse it. Just reverse it. क्या इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है इसलिए वी हैव द पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड? इज इट सो? सोच के देखो. Just because India's population growth is declining, we have the potential demographic dividend? No, no. This is correct. This is correct. But population growth rate decline होने से potential demographic dividend नहीं मिलता है. Potential growth ये कब मिलता है? जब fertility rate कम होता है, जब वुमेन एम्पावरमेंट होता है, जब स्किल डेवलपमेंट होता है, जब एजुकेशन बढ़ेगा, जब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगा. सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस दैट दिस विल हैपन. इट्स अ पार्शियल वन ऑफ द रीजन बट नॉट द कंप्लीट रीजन. सो आई विल गो विथ सी दैट बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Yes. All fine. Let's move to the next question now. Okay, let us see. 29th, I suppose, yes. Recently, the base year for calculating GDP has been changed to 2011 and 12, and this is still there. Pata nahi, somehow most of the students get confused. Just before November 23rd or 24th examination of UGC NET, there was a rumor on the YouTube saying that 2017-18 का base year change हो गया है. Right? Somebody said I don't want to take the name. Name में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? I got to know that. Right? And बहुत सारे स्टूडेंट ने ये गलती कर दी. It is not changed. बात भी नहीं चली थी. और सोच के देखो 2019-20 को कौन बेस ईयर रखेगा? थिंक ऑफ इट, कोविड-19 का सिचुएशन था, कैसे रखा जा सकता है? तो ये अभी तक चेंज नहीं किया गया है. 11-12 ही है और अभी भी 11-12 ही है. राइट? प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट फॉल अ ट्रैप इनटू दिस. इट इज 11-12 ओनली. यस, आज भी यही है. 2015 से यही चल रहा है. 2015 में ये रखा गया था. जैम मतलब खाने का जैम नहीं, ये है जन धन योजना, आधार, मोबाइल नंबर, ये तीनों चीजें जोड़ी गई हैं. राइट? 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत मिराकुलस काम किया था और ये बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से नाउ आई थिंक करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी चीजें, इलास्टिसिटी बहुत बढ़ गई है. तो इट इज जन धन योजना, आधार एंड मोबाइल नंबर्स, तीनों के तीनों जुड़ गए हैं. दैट इज व्हाट द जैम ट्रिनिटी इज. राइट? इट इज सी. Who is the originator of Buddhist economics? Right? It is a very interesting question and मुझे लगा कि ये इसके ऊपर भी बात करना चाहिए. राइट? नॉर्मली हम लोग मेन स्ट्रीम से हटते नहीं हैं. बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स के ब्रांच हैं. सो पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, नेहरूवियन इकोनॉमिक्स, गांधीयन इकोनॉमिक्स, राइट? और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं. वुमेन इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, अर्बन इकोनॉमिक्स, ऑयल इकोनॉमिक्स, राइट? बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन इसके बारे में बात करते हैं. ये भी आया है. तो द ओरिजिनेटर ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमी, एक्चुअली में देखा जाए तो बुद्धिस्ट इकोनॉमी स्टार्ट होती है अशोका के पीरियड से. राइट? लेकिन उस टाइम पे इतना कुछ इसके ऊपर बात नहीं किया गया. राइट? द प्रिंसिपल्स वाज बेसिकली देयर इन अशोका के रेन में. राइट? किंग द ग्रेट अशोका. राइट? उनकी बात कर रहा हूं मैं. अपने पड़ोस वाले घर के अशोका की बात नहीं कर रहा, अशोक की बात नहीं कर रहा. एनीवे, सो दिस इज द बुद्धिस्ट इकोनॉमिस्ट हु वाज शूमेकर इन 1955. इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी. Like he is actually what I can say, like he is a consultant in 1955 to UNU, right? I think बर्मा के प्राइम मिनिस्टर थे यूनू. उनके लिए इन्होंने ये कंसल्टेंसी के लिए गए थे. तो तब इन्होंने ये बेसिकली ही इज नोन फॉर दिस. और इनकी बहुत अच्छी बुक थी जिसका नाम था, आई थिंक इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, कम बहुत है, ऐसा कुछ इसका टाइटल था. इट इज मोर लेस इज मोर समथिंग, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है, लेकिन दैट वाज द अल्टीमेट चीज. नो, इट्स नॉट दलाई लामा. इट्स नॉट दलाई लामा. नहीं, मुझे याद नहीं है बुक का नाम, बट आई थिंक इफ आई कैन रिकॉल इट वाज समथिंग स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ था. स्मॉल इज ब्यूटीफुल या लेस इज ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ एक नाम था. आई एम नॉट वेरी श्योर, बट एक बार चेक कर लीजिएगा इसको. सो yes, that this basically term Buddhist economy was basically used by this person Schumacher, and
थिरावडा बुद्धिस्ट, इन लोगों ने ये सब लिखा था, लाइक पद्मश्री दी सिल्वा, इनका भी ये नाम था यहाँ पे। तो ये सब लोग थे। एनीवे, आई एम नॉट गेटिंग इनटू, दिस इज नॉट माय ब्रांच, तो इतना मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मुझे जानता हूँ, तो दिस इज समथिंग आई एम टेकिंग यू। सो एक बार चेक कर लीजिएगा, द नेम ऑफ द बुक इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और इट इज और इट इज लो इज ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ था, राइट। एंड अराउंड 1973 या 74 में ये बुक आई थी, तब से ये प्रचलित चल रहा है, राइट, बुद्धिस्ट इकोनॉमिस्ट। एनीवे, so this is not Dalai Lama, this is definitely sure, right, this is C. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो होते हैं जो कि एजेंसीज कंट्रीज को या फर्म्स को रेटिंग करती है, जैसे मूडी हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर, पिच हो गया। तो ये सारे सारे जो हैं ये एजेंसीज हैं जो कि फर्म्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के रेटिंग करती है कि इनकी क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है, उस क्रेडिट वर्थिनेस के हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है, राइट, या क्रेडिट मिलता है। जैसे नॉर्मल भाषा में जैसे हमारा सिविल स्कोर होता है ना, इंसान का, मतलब ह्यूमन बीइंग का, लोन लेने से पहले सिविल स्कोर होता है, वही चीज यही है। लेकिन NASDAQ इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इट इज बेसिकली अ स्टॉक एक्सचेंज, सो इट इज नॉट दिस। सो NASDAQ गलत है इसका आंसर, इट इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, राइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेजर द इन्फ्लेशन। 2015 का पेपर है ये। सो यहाँ पे एनीवेज दिस इज WPI भी हम यूज करते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, GDP डिफरेंट, सारा कुछ यूज करते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी प्राइसेस हम यूज नहीं करते हैं। दिस इज बेसिकली द एक्सचेंज रेट सिस्टम, PPP मोड, राइट। परचेसिंग पावर पैरिटी, ये तो वहां पे आता है जहां पे हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, राइट। दिस इज नॉट द केस। और 2015 में एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब किस्सा हुआ था यहाँ पे, कि पहली बार हम WPI से हम CPI पे शिफ्ट कर गए थे, राइट। तो ये भी याद रखिएगा, 2015 में ही ये हुआ था, वेयर वी शिफ्टेड, RBI शिफ्टेड फ्रॉम WPI टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो C इज द आंसर हियर। Next, 14th Finance Commission recommended funds as it is the central assistance to the state. Cash system में किया जाता है. It is not the state development fund, state shares in the sales tax, state contribution center. No. Again, there is a video on this, so you can go for 14th Finance Commission and 15th Finance Commission के बारे में मैंने वहाँ पे state and central relationship पूरा बताया है. I've also given you the distinguishing factor कि what was the formula for 14th Finance Commission and what was the formula by the 15th Finance Commission. दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया। फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि फॉरेस्ट कवर 7.5, इकोलॉजी, पॉपुलेशन ऑफ 1991, पॉपुलेशन 71, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिविजिबल पूल 41, 42% वगैरह वगैरह। एक बार देख लीजिएगा, द राइट आंसर विल बी हियर, इट इज A, दैट इज सेंट्रल असिस्टेंस टू द स्टेट। And over a period of time, around 81 to 82% of the central tax revenues are getting to the state in terms of state central assistance to the state. और last 5-6 साल में 12% के करीब, from 3% to 12%, it is going to the local government from the center. Okay, ये देखिए एक और. So it is the FRBM Act 2012 that puts a ceiling, right? It puts a ceiling on yes, it puts a ceiling to the fiscal deficit of GDP. Again, जब भी इसमें कुछ समझ ना आए, आप 3% पे टिक मार दीजिएगा, बिकॉज फिस्कल डेफिशिट चाहे वो 2000 FRBM एक्ट की बात अगर हम करें, चाहे वो 2003 की बात करें या 2020 तक बात करें, इस 17 साल में जहां पे भी फिस्कल डेफिसिट की बात है वो 3% की ही बात है। 2020 में इसको आगे बढ़ाया गया, 4.5 किया गया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी हमने जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस दिस, and still if any doubt, I am looking at the comments, so in case please let me know, right? Okay, chaliye aage. So this is the right answer here, it is a 3%. No more skepticism on this, right? This is right. Okay, yes. Rostos distinguishes 5 different stages of economic growth, and this is something that we have been discussing again and again. तो इसका तो एक न्यूमोनिक भी हमने बना लिया था, राइट? सबसे पहले क्या होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, सो इट इज TPTDS, राइट? क्या बोला? TPTDS, मतलब T का मतलब है ट्रेडिशनल, P का मतलब है प्री कंडीशन, T का मतलब है टेक ऑफ, D का मतलब है ड्राइव टू मैच्योरिटी, और S का मतलब है स्टेट ऑफ हाई मास कंजम्पशन, राइट? तो ये जरा एक बार सेट कर लेते हैं, क्या करना है इसमें, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सो इट शुड बी ट्रेडिशनल पहला आएगा फर्स्ट, देन इट शुड बी सेकंड, देन इट शुड बी 3, then it should be 4, then it should be 5. So it should be
4 1 5, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं, दिस इज फाइन। 4 1 5, 4 1 5, then it is second and then it is 3, so 4 1, ये क्या हो गया? This is the answer D, right? 4 1 5 second third. What do you say? Am I right or wrong? Yes, T P D T H, right? So this is right. I think let's see the answer. Yes, it's D. मैं कंफ्यूज हो गया था, वो 4 1 तो दोनों सेम आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे 5 का पॉइंट था। एनीवे, द सेविंग फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये छुपा हुआ क्वेश्चन रहता है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज अ कैम्ब्रिज ग्रोथ मॉडल, थोड़ा सोच के देखना किसका आंसर देंगे आप यहाँ पे। कैम्ब्रिज ग्रोथ मॉडल कौन है, कौन सा है कैम्ब्रिज ग्रोथ मॉडल? Cambridge growth model and answer for this question. Think of it. ये शुरुआत होती है हेरेड एंड डोमर मॉडल से, और सोलो एक तरफ होता है, राइट? तो ये दोनों के बीच की कहानी है। हेरेड एंड डोमर से शुरुआत करके सोलो के बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो कि केन्शियन क्लासिकल कैम्ब्रिज को फॉलो करते थे। तीन तरह के लोगों का नाम मैं बात करूंगा, दैट इज जॉन रॉबिन्सन, कैल्डर एंड पेसिनिटी। इन तीनों का जो है ये बेसिकली कैम्ब्रिज ग्रोथ थ्योरी से इसका काम था, right? And what is the best thing in Cambridge theory is that they always consider the saving function as delta s upon delta y. ये उनका सेविंग फंक्शन होता था। लेकिन अगर आप हैरेड मॉडल की बात करें, आई विल नॉट टॉक अबाउट डोमर बिकॉज डोमर वाज केन्शियन, राइट? तो कैम्ब्रिज में से, कैम्ब्रिज का ही उनका इन्फ्लुएंशन था। हैरेड का जो काम था, हैरेड का इट वाज अ लॉन्ग रन मॉडल, राइट? सो लॉन्ग रन मॉडल में क्या होता है, ये समझ लो इसको, ठीक है? लॉन्ग रन मॉडल था, सोलो भी लॉन्ग रन मॉडल है, तो दोनों में एक खासियत थी, दोनों के दोनों लॉन्ग रन मॉडल थे। अब दोनों में एक खासियत क्या थी कि हैरड ने ये एज्यूम कर लिया था कि एपीएस एपीएस और सोलो का भी यही था कि एपीएस इज इक्वल टू एमपीएस, राइट? ये दोनों इक्वल है। एपीएस का मतलब क्या है? इट इज एस अपॉन वाई, दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और ये वाला क्या है? इट इज एस अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अगर हम कैम्ब्रिज की बात करें तो ये याद रखिएगा कि इन द शॉर्ट रन एपीएस इज नॉट इक्वल टू एमपीएस, whereas in the long run APS is equal to MPS because they both are stable. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट? बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन डेप्थ बहुत है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कंजम्पशन, केन्शियन कंजम्पशन, उस मॉडल से अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंशियल सेविंग फंक्शन दैट इज देयर इन द कैम्ब्रिज ग्रोथ फंक्शन, राइट? आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, नो 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 नो, इट्स नॉट अबाउट, नो 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 नो। अच्छा ठीक है, अगर रॉबर्टसन है यहाँ पे तो रितु आप मुझे इसका आंसर दिए जरा एक बार। रॉबर्टसन एंड मार्शल का कौन सा ग्रोथ मॉडल है? ग्रोथ मॉडल की बात चल रही है यहाँ पे, राइट? डोंट गेट इनटू द स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल इज, हाँ, दैट इज व्हाट द पॉइंट, राइट? आर्जा, वेरी गुड। सो एपीएस इज ग्रेटर देन एमपीएस इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन व्हाट वी हैव एपीएस इज इक्वल टू एमपीएस। तो इसलिए नियो क्लासिकल मॉडल इज अ लॉन्ग रन मॉडल, राइट? सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। गुड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू केन्स, क्रिपिंग इन्फ्लेशन इज हेल्प इन व्हाट? ये हमने क्वेश्चन क्लास 10th में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ा था, और हमने हमेशा लिखा इसको जब हम ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन करते थे। क्रिपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? दिस इज लेस देन 3%। इन मेनी बुक्स इट इज लेस देन 3%। इन सम ऑफ द बुक्स, पर्टिकुलरली यूरोपियन बुक्स आपको मिलेंगी तो वहां पे ये 2% लिखा होता है, बिकॉज एज पर फेडरल रिजर्व बैंक एनीथिंग इन्फ्लेशन लेस देन 2% इज कॉल्ड एज क्रिपिंग इन्फ्लेशन। इंडियन ऑथर्स में या फिर इंडियन बुक्स में या फिर दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इट इज 3%। ओके, देन गेटिंग बैक टू दिस, कि हम हमेशा बोलते हैं कि लिटिल इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, इट इज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है और आउटपुट बढ़ता है, राइट? दैट इज व्हाट द पॉइंट। सो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब हम इस लेवल पे हैं, इन्फ्लेशन के इस लेवल पे हैं यहाँ पे, तो ये छोटा सा इन्फ्लेशन है, ये होना काफी अच्छा है,
That is what the point. So it will reduce the unemployment, it will maximize the output, because जब unemployment कम होगा तो more people are getting job, right? We are getting closer to the natural rate of unemployment. और इसकी वजह से क्या होगा? People are getting job, basically output increases, and we are going closer to the full employment level. So both of them, right? I think both of them are right here. So I will go with D. Both A and B are correct. Yeah. Okay. In famous equation, again, what is this? M is equal to PKY. ये है, ये भी कैम्ब्रिज है. M is equal to PKY. यहाँ पे PKY में अगर आप देखें 4 लोग हैं, कैम्ब्रिज के ही लोग हैं, और इस जगह पे कैम्ब्रिज के इस फंक्शन को नियो क्लासिकल बोला गया है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. कैम्ब्रिज इज द नेम ऑफ अ यूनिवर्सिटी, राइट? उस यूनिवर्सिटी में उसको नियो केंशियन भी कई बार कहते हैं. और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पहली बार कंफ्यूजन मुझे लाइफ में आया, बिकॉज कैम्ब्रिज इक्वेशन को हम नियो केंशियन भी बोलते हैं, राइट? सॉरी, नियो क्लासिकल बोलते हैं. और इसमें केन्स का भी डिमांड है, केन्स का भी मनी डिमांड है. सो जस्ट थिंक ऑफ इट हाउ कंफ्यूजन इट वाज. लाइक अगर किसी को अभी है तो ये इससे आप दूर हो जाइए. इसको सिर्फ एक आइसोलेशन में समझ लीजिए कि ये वो डिमांड थ्योरी है जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने, मार्शल, रॉबर्टसन, पीगू, केन्स, इन लोगों ने दिया था. कैम्ब्रिज की थ्योरी को हम नियो क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, राइट? बट यहाँ पे प्लीज डोंट कंसिडर केन्स एज नियो क्लासिकल, राइट? ये बहुत सारे स्कूल्स का जो ये पॉइंट है, दिस इज समथिंग जो कि इंटरलिंक्ड है. किसी किसी थ्योरी में ये ऐसे चल रहा है. सो यू कैन नॉट हैव अ कंप्रिहेंसिव लिस्ट कि अच्छा ये वाला जो है ये है नियो क्लासिकल, ये वाला जो है ये न्यू केंशियन है. अब हिक्स की अगर हम बात करें तो हिक्स ने खुद अपने वर्जन में कभी वो न्यू क्लासिकल बने, कभी सॉरी न्यू केंशियन बने, कभी न्यू केंशियन बन गए, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं. तो यहाँ पे भी अगर कंफ्यूजन है तो उसको हटा दीजिएगा. In famous equation M is equal to PKY, K stands for the fraction of money value of output held by people in terms of cash. ये वो वाला कैश है जो कि ये वो वाला पोर्शन है कि मान लीजिए मेरी इनकम अगर है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए में से मुझे 25% अपना कैश में गुजारा करना होता है. तो द डिमांड, दिस इज 25% इज माई K, राइट? So fraction of money value of the output held by the public, that is what is K. इनके चारों इक्वेशन में K का मतलब यही है. डोंट गेट रॉन्ग दिस. Okay, geometric mean of 2, 6, x is equal to 6. Okay, the तीन लोग हैं यहाँ पे और तीन आइटम है. So it will be geometric mean, क्यूब रूट है. क्यूब रूट क्यों है? बिकॉज 3 है. So it is 2 into 6 into x is equal to 6. geometric mean का फॉर्मूला ही यही है. So अब जरा इसको देखते हैं. 2 into, this is क्यूब रूट, 2 into, इसको खोल दीजिए, this is 2 into 3. अब x की वैल्यू क्या होगी? सोचने का मतलब है कि x क्या होना चाहिए कि इस क्यूब रूट से कुछ भी निकले वो 6 हो जाए. आई रिपीट माई क्वेश्चन, ध्यान से सुनना एक बार. इस क्यूब रूट में क्या होना चाहिए कि यहां पे 6 हो जाए? इसका मतलब है मेरे पास रिक्वायरमेंट है 1 और 2 की और 2 3 की. ये इसलिए मैंने रेड कलर से लिखा. अब 1 2 आ जाता है तो यानी कि इन 3 में से 1 2 बाहर आएगा और इन 3 में से 1 3 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 6, राइट? ओके, सो द वैल्यू ऑफ x इज 6. मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 6. अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है. मैंने सही किया है क्या? नहीं, मैंने यहाँ पे ये आना चाहिए ना. ओके, दिस इज द पॉइंट. 2 into 3 into 3, so this is 18, राइट? सो इट इज 18. ये मैंने यहाँ पे गलती कर दिया. तो ये x की वैल्यू है. दिस इज द x वैल्यू, दैट इज द 2 into 3 into 3. इट इज 18. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? सर न्यू केंशियन, न्यू क्लासिकल में डिफरेंस क्या है? ओके, आदित्य एक काम कीजिएगा आप, जस्ट गो फॉर दिस पॉइंट, रेफर टू द फिलिप्स कर्व बाय अमित चैटर्जी, राइट? आदित्य, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. फिलिप्स कर्व 3 पार्ट में किया है, वहां पे मैंने न्यू क्लासिकल एंड इन सब के बारे में बात किया है. एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, राइट? ओके, so this is the answer. Standard error of a large sample size n, large sample size, that is n is greater than 30. This is a situation when we have the standard error is equal to sigma upon root n. ये तो simple formula based है. 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था in the match the following में. What is the probability of throwing a total of 8 from a single throw of 2 dice? यानी कि एक थ्रो में हम 2 डाइस को फेंक रहे हैं. So जब हमने एक थ्रो में 2 डाइस को फेंका तो क्या क्या आ सकता है?
राइट। सो देयर आर मेनी ऑप्शन, 36 ऑप्शंस आएंगे। आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये आप ऐसा करके लिख लीजिएगा। हमें टोटल 8 चाहिए, सो दोनों डाइस में मिला के 8 होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब हमारे पास दो 6 होगा, 6 2 या 2 6 या 3 5 या 5 3, राइट। या तो ये आ सकता है 4 4, और कुछ आ सकता है दिमाग में आ रहा है? एक 6 तो आएगा नहीं, एक 6 करने से 7 आएगा, 8 तो नहीं आएगा, और तो कुछ है नहीं। सो ये 4 कितने हो गए? 5, ये 5 ऑप्शन हो गए। नीचे कितना होगा, बिकॉज दो डाइस फेंक रहे हैं, दो डाइस में 6 हैं, तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36, तो टोटल आउटकम जो है 36 है। अगर ये 36 समझ नहीं आया कैसे निकाला, आप चाहें तो इसको एक छोटा सा कम कर सकते हैं, ऐसे करके सैंपल स्पेस ले सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे करके 1 6, फिर यहाँ पे 2 1 2 सॉरी 3 1 3 4 1 5 1 6 1, ऐसा कर लीजिए, और यहां तक इसको पूरा कर लीजिए 6 6 तक, राइट। आप देखेंगे कि काउंटिंग करके ये पूरा 36 आएगा, वही है। तो इट इज 5 by 36, आंसर शुड बी सी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऐसा ही सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है। ओके, एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन एज गिवन बिलो। तो हमारे पास दो यहाँ पे ये दे रखा है, तो ये वाला सीधा देख के समझ में आ रहा है कि दिस इज द रिग्रेशन लाइन ऑन y ऑन x एंड दिस इज द रिग्रेशन लाइन ऑन x ऑन y, राइट। सो देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ बिटवीन x एंड y इज व्हाट। सो यहाँ पे ये है byx, ये है bxy, तो जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो ये होना चाहिए कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू byx इंटू bxy। सो स्क्वायर रूट में जाएगा ये, एंड देखते हैं, इट इज 0.4 इंटू 1.6, तो ये आ जाएगा 0.64, राइट। और कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर इसका निकाला तो इट इज, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 64 अपॉन 100, तो ये होगा 8 अपॉन 10, यानी कि 0.8। इन्होंने पूरा का पूरा इंतजाम करके रखा था कि बच्चा गलत क्वेश्चन, गलत ऑप्शन को टिक करे, तो यहां पे एक 0.64 दे रखा है, राइट। समझ लो, थोड़ा सा भी नजर हटी, दुर्घटना घटी, वही हालत हो गया। यहाँ पे इसको आंसर टिक कर लोगे, अरे 64 का डबल क्या होता है, 8 हो जाएगा, ये सब कुछ कर सकते हो, बट सही आंसर में पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा छुपा के रखा हुआ है डी ऑप्शन में, देखो, राइट। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा यहाँ पे, वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहां पे डायरेक्टली कर दिया ना, ये वाला बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा हुआ है, राइट, घुमा हुआ है, दो सेंस में ये क्वेश्चन घूमता है, अब वो मैं बताता हूं क्या क्या है। पहले सेंस में ये क्या करेंगे, यहां पे आपको 2 और 3 दे देंगे, समझ लो, 2 और 3 दे देंगे। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी इसके ऊपर बात नहीं किया गया कि कौन सा वाला x ऑन y है, कौन सा वाला y ऑन x है। बिलीव मी, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, आपने सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही उठा के करना शुरू कर दिया, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। आई थिंक जिन लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किया है, द आंसर फॉर दैट इज समथिंग 0.25 या 0.40, ऐसा कुछ एक आंसर है, 5/2 या 2/5 आंसर आता है उसका, राइट। सो ऐसे केस में आप दोबारा से उल्टा करके करिए। तो जैसे यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि भैया ये वाला y ऑन x है, ये वाला x ऑन y है, तो कैसे करोगे यहाँ पे? तो हमने डायरेक्टली, मैंने तो सीधा सीधा कर दिया अभी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता, सबसे पहले इसको मैं इसके नीचे डालता, राइट। इट वुड हैव बीन y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 प्लस 0.4 अपॉन 2। y की कोफिशिएंट मुझे 1 बना देनी है, राइट। और x का भी वही करेंगे, तो इट इज -4/3 प्लस 1.6 अपॉन 3y। अब ये एज्यूम करके चल रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये y ऑन x है, ये x एंड y है। अब इसकी वैल्यू निकाली मैंने, लाइक दिस वन, ठीक है, ये वाला निकाला, इनको मल्टीप्लाई किया। अगर आंसर नहीं आता है, इन दैट केस रिवर्स इट। सो अभी आपने क्या बोला, इसको y ऑन x माना, इसको घुमा दो, x ऑन y कर दो। कैसे करेंगे? तो ये ऐसा हो जाएगा, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0.4 x इज इक्वल टू y अपॉन 0.4 माइनस 10 अपॉन 0.4, ये करके कर सकते हो। तो ये बन गया x ऑन y, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये उड़ीसा सेट में भी आया था, उड़ीसा एसएसबी में भी आया था, और एक दो पेपर में और आया था, और ये इसके चांसेस, मतलब गलत करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर बी वाई एक्स नेगेटिव है, बी एक्स वाई नेगेटिव है, तो आर भी नेगेटिव होगा। आई रिपीट दिस,
अगर ये पॉजिटिव है तो गलती से इसको नेगेटिव मत रखना, ये पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि जो भी साइन की वैल्यू होगी, जो भी रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, वही साइन कोरिलेशन कोफिशिएंट की होगी, राइट? ऐसा मत करना कि दोनों का नेगेटिव नेगेटिव दे रखा है तो यहां पे प्लस कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन मत करना वहां पे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहां पे इसकी वैल्यू दे रखी है 0.6 0 -0.6, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जैसे जैसे आगे करेंगे और क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं और बताता रहूंगा, बट मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस। ये क्वेश्चन जितना आसान है उतना ही गलती करने के फुल 2 चांसेस हैं, राइट? तो आंसर इन दिस केस विल बी 0.8 डी। नेक्स्ट, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीन कितना दे रखा है 26, ओके, मीडियन दे रखा है 14 और मोड दे रखा है सबसे कम, ओके, सो इट इज व्हाट, इट इज अ केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड क्यों? बिकॉज पॉजिटिव स्क्यूड में x जो है वो मोड से बड़ा होता है। मैं मीडियन के साथ नहीं जा रहा, मीडियन से कुछ खेल नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ा होता है मीन, राइट? और when mean is greater than mode it is a case of positive skewed। so positive skewed में अगर हम देखें तो यस, दिस विल बी द, ये होगा मीन, ये होगा मीडियन और ये होगा मोड। मोड सबसे लास्ट में होगा। ये है पॉजिटिव के लिए और ये वाला है नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे हम मीन यहाँ पे होगा, राइट, और मीडियन यहाँ पे होगा, दिस विल बी द मोड, राइट? तो दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव डिस्क्यूट। यस, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूनिक क्वेश्चन। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट हैज 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इन्फ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट, लेट मी ऐड वन स्लाइड टू दिस बिकॉज अदरवाइज ये क्वेश्चन करना मुश्किल है, राइट? ओके, लेट मी जस्ट ऐड वन स्लाइड। फाइन, लेट मी, आई हैव एडेड इट। ओके, सो जब हम नॉर्मल कर्व की बात करते हैं, सो इफ यू रिकॉल, दिखने में कैसा होता है नॉर्मल कर्व? सो इट इज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, राइट, वेयर इट इज सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एक्सपोनेंशियल, दिस इज -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर, राइट? ये पूरा होता है। नाउ when we are talking about point of inflection, this basically happens when the f double dash x is equal to 0 and f triple dash x is not equal to 0, right? Now what is f double dash x? तो यानी कि इसको अगर मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया, ये जो गिवन फंक्शन है ऊपर वाले को, इसको अगर मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया with respect to x, what I will get, it is something like this. So let me write it, this is a long, थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन होगा, it is the f of x upon sigma square and minus 1 वहां से आएगा, so 1 minus x minus नीचे आएगा x minus mu upon square and this will be whole square, right? तो ये स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, ऐसे होगा, and this is my f double dash x and this will be equal to 0. so हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट पुट करना है। so now moment, इसको जब मैंने इसको equal to 0 पुट किया, so what I'm having, this all will be equal to 0. what we have is ये x bar है, ठीक है, this like this minus mu square upon sigma equal to 0, right? Okay, so this is sigma square minus x bar minus mu equal to 0, right? Or sigma is equal to x bar minus mu square, right? So rooting both sides, sigma is equal to x bar plus minus mu, right? So ये आ गया point of inflection, it has 2 point of inflection, right? तो points, दो points कौन कौन से हैं? x plus mu and x minus mu, और x bar minus mu, x bar minus mu,
इस तरीके से हमारे पास ये दो इन्फ्लेशन पॉइंट आते हैं. सो राइट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट इन दैट केस. सो इट हैज 2 points of inflation. The distance from the mean zero of these point of inflation is plus minus sigma. That is what we have x bar minus mu, right? Mu plus minus 1 sigma and mu plus minus 2 sigma. ये वो वाला पॉइंट है. तो we have the two inflection points. These are, both of them are correct. So it has 2 points of inflection जो कि हमने चेक कर लिया. Again if you want you can just cross check this value. इसको put करके देखिए f dash x में, and this will not be equal to 0. That will prove that there are 2 points of inflection, and both the point of inflection is equal to sigma is equal to x plus minus mu. So both of them are correct, and that is why it is true. Please, if you want, you can have a derivation का screenshot रख लीजिएगा, and it will be all fine. Okay, move to the last question. I think no, second last. Simple random sampling. ये question एक बार मेरे ख्याल से, if I'm not wrong, 2012 या 13 में वो क्वेश्चन आया था ये. Right, simple random sampling. So सबसे पहले let me first talk about what is SRS, right? Simple random sampling. And एक और मिलता जुलता टर्म है random sampling. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की हम बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल. दैट इज हर ट्रायल में हर एक आइटम इक्वल प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की. अगर हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो दिस इज बेसिकली इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन of an item in a trial. So सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन. दिस इज अ ट्रायल, दिस इज ऑल ट्रायल, दिस इज ईच आइटम, दिस इज एन आइटम, एंड रिमेनिंग इट इज इक्वल, राइट? सो दिस इज व्हाट द पॉइंट, राइट? सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब हो गया इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल. सपोज इफ वी आर टॉसिंग अ कॉइन 5 times, 5 बार हमने टॉस किया, तो पांचों बार हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी. दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, राइट? अगर हम बात करें एक ट्रायल में हेड आने का और टेल आने का क्या है, दैट इज हेड आने का भी 1/2 है और टेल आने का भी 1/2 है. That is what the point. So इसका याद रखिएगा. Simple random sampling, it is the equal probability of each atom in all trial. This is right. Systematic sampling, once पहले आपने एक random sampling कर लिया, उसके बाद सारा का सारा systematic, like third item, fourth item, odd ले लिया इसके बाद. That is what, once पहले आपने random कर लिया, उसके बाद आप systematic of the rest जा रहे हैं. This is third. Quota sampling, it is a non-probability sampling. Stratified random sampling, it is basically the random sampling from all the strata. Strata का मतलब है class, and class has always heterogeneous group, right? Cluster, quota, multi-stage, all homogeneous. Strata is heterogeneous. ये याद रखिएगा. So अभी इसको मैच कर लीजिए, क्या होगा? It should be 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2. I think C should be the correct answer. अरे आंसर नहीं है. ओ, इसके साथ हिंदी वर्जन नहीं है ना इसका. हाँ, सो दिस इज यस, इट्स सी. ओके, इफ इन अ विलेज, अब भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने, अब भी दिया. इफ इन अ विलेज ऑल द फार्मर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. सो एक विलेज है, राइट? वहां पे 3 कैटेगरी में फार्मर्स को बांटा गया, मार्जिनल, स्मॉल, लार्जर. तो दिस इज सिंपल टू व्हाट वी हैव लर्नड इन द एग्रीकल्चर साइंसेस. लेस देन अप टू 1 hectare, 2 to 3 hectare, like that, right? And large, and then a sample of 20 farmers is taken randomly from each category. अब ये each category है, right? each category से हमने लोग उठाए हैं, right? 20 फार्मर का सैंपल लिया है. तो अभी देखो क्या होता है. ये पूरे फार्म में वी हैव द हेट्रोजीनियस ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज में तोड़ दिया है, राइट? नाउ दिस 3 कैटेगरीज का बेसिकली मतलब क्या है? सोचो, थोड़ा सा सोचो. 3 कैटेगरीज का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? So we have marginal alag, class alag, large alag, divided into 3 categories, right? Okay, so these are divided into 3 categories. So we have marginal, we have small, we have large. सारे marginal एक साथ हो गए, सारे के सारे small एक साथ हो गए, सारे के सारे large एक साथ हो गए, यानी कि ये बन गया आपका cluster हो गया. ये this is a homogeneous group, right? Because
ऑल द मार्जिनल फार्मर्स एक साथ, ऑल द स्मॉल फार्मर एक साथ, ऑल द लार्ज फार्मर एक साथ, ठीक है। Then a sample of 20 taken, 20 farmers is taken randomly from each category. So हर एक कैटेगरी से हमने क्या किया, 20 का रैंडम उठा लिया, राइट। 20 farmers are taken randomly. The answer for this question is multi-stage sampling. Right? This answer is wrong in the UGC NET examination. इसको बोला गया stratified sampling, but गलत है। राइट right? क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है? स्ट्रैटिफाइड का मतलब है स्ट्राटा। स्ट्राटा का मतलब क्या है? क्लास। क्लास का मतलब क्या है? एक क्लास में कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ब्रेनी है, कोई एवरेज है, कोई बास्केटबॉल अच्छा खेलता है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई इकोनॉमिक्स में अच्छा है, कोई इकोनोमेट्रिक्स में अच्छा है। सो क्लास में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, बट जब एक ही क्लास में सारे एक जैसे हो, वो होता है क्लस्टर। क्लस्टर में होता है होमोजेनियस सैम्पलिंग, राइट। सो ये सारे सारे मार्जिनल फार्मर्स एक साथ, सारे सारे स्मॉल फार्मर्स एक साथ, और सारे सारे लार्ज फार्मर एक साथ, राइट। इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से करके दिखाता हूं आपको। अगर आपका मन ना माने तो बता देना मुझे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। तो स्ट्रैटिफाइड अगर हम लगा रहे हैं, इसका आंसर मैं स्ट्रैटिफाइड दे रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि हमने तीनों फार्मर्स को अलग अलग कैटेगरी में नहीं, एक ही कैटेगरी में फिट किया है। सो मान लीजिए स्टार्टा वन, स्टार्टा वन जहां पे हमारे पास कुछ मार्जिनल है, कुछ स्मॉल है, कुछ लार्ज है। तो मान लीजिए स्टार्टा टू, देन वी हैव सम मार्जिनल, सम स्मॉल, सम लार्ज, इस तरीके से स्टार्टा हमने कर दिया। ये स्टार्टा वाला केस हो जाता। अब यहां पे क्या हुआ है, उनको एक होमोजेनियस ग्रुप में तोड़ा गया है, दैट इज मार्जिनल अलग, स्मॉल अलग, लार्ज अलग। यानी कि जो सैंपल्स बने हैं, जो डिवीजन किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज क्लस्टर। क्लस्टर इज बेस्ड ऑन सम यूनिक फीचर और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मार्जिनल, स्मॉल एंड लार्जर। अगर मुझे यहाँ पे क्लस्टर सैंपलिंग पे टिक मारना होता, तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल, स्मॉल या लार्ज में से कोई एक रैंडमली मैं उठाता और उसके सारे के सारे लोगों को इंटरव्यू कर लेता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने रैंडमली 20 फार्मर को उठाया, यानी कि पहले आपने क्लस्टर किया, क्लस्टर में से रैंडम सभी में से उठाया, दैट इज द मल्टी स्टेज सैंपलिंग। दोस्तों गलती मत करना, ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बिल्कुल नहीं है, राइट। आई गिवन माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, इट इज नॉट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, इट इज द राइट आंसर इज डी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आए, प्लीज मुझे इसका जरूर लिख के दीजिएगा, बिकॉज मैंने सारे के सारे कमेंट पढ़े कि सब सब के सब बी 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 बोल रहे हैं। इट इज नॉट बी, इट इज द राइट आंसर इज डी, राइट। अगेन अ गूगली काइंड ऑफ थिंग। आई होप दैट ऑल ऑफ यू लाइक दिस सेशन। एफआरबीएम एक्ट भी मैंने बता दिया, आप इसको देख लीजिएगा। एंड विल मीट नाउ ऑन सैटरडे ऑन यूट्यूब, बट मैं कल आपको जरूर मिलूंगा ऐप पे, जहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चाउ टेस्ट एंड द स्ट्रक्चरल ब्रेक टेस्ट, राइट। चाउ टेस्ट, स्ट्रक्चरल ब्रेक, अगर टाइम मिलता है तो आई विल आल्सो टेक केयर ऑफ द डमी वेरिएबल देयर। सो डू जॉइन मी। अगर अच्छे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आते हैं तो आई विल टेक डमी वेरिएबल आल्सो। थैंक यू, गुड नाइट, एंड डू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक द वीडियो, बिकॉज ये लाइकिंग की वजह से ही मैं ऑनलाइन आपके यूट्यूब में आता हूं, नहीं तो जिस दिन लाइक्स कम हो जाएंगे उस दिन आना बंद कर दूंगा मैं। शांतनु जी कैसे हैं आप? नमस्ते। आपने बीच में भी बोला था, मैं देख नहीं पाया, मैं एक्चुअली आई वाज डीप इनटू द एक्सप्लेनेशन। कैसा चल रहा है शांतनु? ऑल फाइन? अच्छा, प्रभावती भी है आज? यस, यस, डू जॉइन मी एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सर गिव मी सम रिसर्च एरिया, स्पेसिफिकली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। हम्म, सभी स्कूल मिक्स हो गया है। दीपक जी एक काम कीजिए, मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, वहां पे क्लासिकल, केंशियन, नियो केंशियन सारा बता रखा है, प्लीज एक बार देखिए प्लीज। ये सब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप एक बार देख लीजिए। शांतनु, आई हैव केप्ट दैट इन माइंड, एंड मैं सोचता हूँ कुछ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के आपने जो बात बोला, लेट मी जस्ट थिंक ऑफ इट एंड गेट बैक टू यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। कैच मी लाइव टुमारो एट 3 PM ओनली ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप और वेबसाइट। थैंक यू, बाय बाय।